चीन का वुहान शहर अचानक दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। वुहान हुबेई प्रांत की राजधानी है, जहां 17 नवंबर 2019 को कोरोना वायरस का पहला मरीज ट्रेस कर लिया गया। हालांकि चीन इसे छुपाता रहा, लेकिन 21 दिन के बाद यानी 8 दिसंबर 2019 को चीन ने दुनिया भर को ये बता दिया कि कोरोना वायरस अब हमारे बीच आ चुका है। दिसंबर 2019 में ही चीन ने कोरोना वायरस के 266 मरीजों की पहचान कर ली थी और 1 जनवरी 2020 तक 381 मामले सामने आ चुके थे। चीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मरीज 55 साल का था। चीन में तेजी से मामले सामने आ रहे थे, मरीज अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन खुद चीनी डॉक्टरों को ये नहीं पता था कि वो जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं वो दरअसल कौन सी बीमारी है। और फिर देखते ही देखते कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना वायरस तेजी से इस दुनिया में फैलता जा रहा था। चीन से निकले यात्री जहां भी जा रहे थे, इस जानलेवा बीमारी को अपने साथ ले जा रहे थे और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। कोरोना वायरस का यह पहला मामला दक्षिण भारतीय राज्य केरल में देखने को मिला। भारत में इस वायरस का पहला शिकार 20 साल की एक युवती बनी और ये वही युवती थी जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पहले 25 जनवरी 2020 को ही चीन के वुहान शहर से वापस लौटी थी। वही वुहान शहर जहां से इस खतरनाक वायरस की शुरुआत हुई थी। युवती 3 साल से वुहान में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। भारत में ये युवती पहले कोलकाता एयरपोर्ट और फिर कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंची। यहाँ उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, लेकिन वायरस के कोई लक्षण उसमें मौजूद नहीं थे। उसकी तबीयत एकदम सही थी, तो लड़की को उसके घर रवाना कर दिया गया। 2 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर 27 जनवरी की सुबह उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। युवती दोबारा टेस्ट कराने अस्पताल पहुंची और इस बार उसे भर्ती कर लिया गया, क्योंकि वो अब भारत की पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज बन चुकी थी। 30 जनवरी 2020 को ये बात साफ हो गई थी कि कोरोना ने भारत में दस्तक दे दी है। अब इंतज़ार था दूसरे, तीसरे और चौथे मरीज का, जिसको लेकर सस्पेंस बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सका। चीन से लौटे कुछ और भारतीय भी एक एक कर कोरोना पॉजिटिव निकलते गए। केरल में एक के बाद एक 3 मरीज मिलने के बाद पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन सिलसिला कुछ ऐसा आगे बढ़ा मानो तूफान आ गया। कोरोना वायरस ने अब भारत में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए थे। अब फरवरी का महीना आ चुका था। देश में कोरोना को लेकर खौफ का माहौल बनना शुरू हो रहा था। लोगों में एक ऐसे वायरस को लेकर दहशत थी जिसके बारे में दुनिया ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। लोगों को बस एक ही बात पता थी, और वो ये कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, और इससे ज्यादा अहम ये कि दुनिया में किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। एक फरवरी तक चीन के वुहान से 324 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका था। 2 फरवरी को 330 भारतीयों के साथ मालदीव के 7 लोगों को वुहान से भारत लाया गया। 3 फरवरी को पीएम मोदी ने कोविड पर GOM का गठन किया। चीन की यात्रा पर न जाने के लिए यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर दी गई। चीनी पासपोर्ट धारकों के भारत वीजा को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया। हांगकांग, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। 6 फरवरी तक चीन में कोरोना के 31,161 मामले सामने आ चुके थे और कोरोना से मौत का आंकड़ा 636 तक पहुंच गया था, जबकि चीन के बाहर के 27 देशों में 275 मामले सामने आ चुके थे और भारत उनमें से एक था। 21 फरवरी को सरकार ने स्पेशल सर्विलांस वेब टूल बनाया। स्क्रीनिंग और सर्विलांस से जुड़ी सभी जानकारियों को वेब पोर्टल पर जारी किया गया। 24 फरवरी तक देश में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके थे। 24 फरवरी तक 4,214 विमान और 4,48,449 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी थी। 26 फरवरी को वुहान में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया। 27 फरवरी को जापान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया गया। अब मार्च 2020 शुरू होता है। इंटरनेट की दुनिया में खबरें तेजी से फैलने लगती हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से आने वाली खबरें भारत के भीतर बेचैनी को
तेजी से बढ़ाने लगती हैं। 3 मार्च से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विमान के भारत पहुंचने पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। पीएम मोदी ने राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों में कोरोना वायरस को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। 4 मार्च को पीएम मोदी ने होली मिलन में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। 7 मार्च को केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी। भारत पहुंचने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर अपने स्वास्थ्य को सेल्फ मॉनिटर करने को कहा गया और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया। और ऐसा तब किया गया जब दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में कोरोना के मामले सामने आ चुके थे। चीन, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटीन में रहने को कहा गया। 11 मार्च को देश के बाहर जाने के लिए सभी वीजा स्थगित कर दिए गए। कूटनीतिज्ञों, संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारियों को इसमें छूट दी गई। अब देश में कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही थी। गुरुवार का दिन था, तारीख थी 19 मार्च, जब एक बार फिर रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देशवासियों का सहयोग मांगा। उन्होंने 22 मार्च यानी रविवार को जनता कर्फ्यू में भाग लेने के लिए देशवासियों से अपील की। ये कर्फ्यू 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रखे जाने का ऐलान भी पीएम मोदी ने किया। जनता कर्फ्यू जनता के द्वारा जनता के लिए रखे जाने की बात भी कही। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। और जब 22 मार्च आया तो मानो देश थम सा गया। पूरे देश में सन्नाटा था, सड़कें सूनी थीं, बसें, ट्रेनें, हवाई जहाज जो जहां था वहीं का होकर रह गया। फिर 22 मार्च की शाम 5 बजे देश ने एक ऐसा नजारा देखा जो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासी उन लाखों लोगों का अभिवादन करने के लिए जुटे जो हमारे लिए दिन रात अपने काम में जुटे हुए थे। इनमें डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मी जैसे लोग शामिल थे। 22 मार्च की शाम 5 बजते ही देशवासी अपने घर के दरवाजे, बालकनी, खिड़की पर खड़े होकर 5 मिनट तक ताली या थाली बजाते रहे। ये सलाम था कोरोना योद्धाओं को। लेकिन परेशानी अभी टली नहीं थी। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी थी। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए। तारीख थी 24 मार्च। ऐलान हुआ कि 25 मार्च से अगले 21 दिन तक देश में सब कुछ बंद, यानी टोटल लॉकडाउन। ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश में लॉकडाउन लगते ही लोगों पर उनके घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई। सभी परिवहन सेवाओं, सड़क, वायु और रेल को निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान दमकल, पुलिस, जरूरी सामान और आपातकालीन सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया। सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। खाने पीने की दुकानें, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक सेवाएं इस दौरान जारी रहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्ती बरतते हुए यह ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसे 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। सड़कें सुनसान थीं, हर तरफ पुलिस का पहरा था। ये देश में मेडिकल इमरजेंसी का दौर था। सड़क पर पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले थे तो उधर अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ अपनी जान की बाजी लगा रहा था।
लड़ाई एक ऐसी बीमारी से थी जिसे कभी किसी ने न देखा, न सुना था, न ही किसी को उसके इलाज के बारे में कोई जानकारी थी। लेकिन फिर भी फर्ज तो फर्ज था और कोरोना योद्धाओं ने इसे निभाने के लिए दिन रात एक कर दिए। अब लोगों को इंतजार था लॉकडाउन के 21 दिन खत्म होने का और लोगों के बीच चर्चा ये भी थी कि अब आगे क्या होगा। लोगों का ये इंतजार भी जल्द ही खत्म हो गया। 14 अप्रैल की सुबह 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला सुना दिया। साथ ही नियमों को और कड़ा करने का भी ऐलान किया गया। फिर लॉकडाउन 3 मई से बढ़ाकर 17 मई और फिर 17 मई से 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। देश ने एक के बाद एक लॉकडाउन के 5 चरण देखे। 25 मार्च से जो जहां था वहीं का होकर रह गया, लेकिन एक लंबा वक्त गुजर चुका था और लोगों के भीतर अब एक छटपटाहट सी महसूस हो रही थी। और फिर शुरू हुई सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, जिसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया हो। देश के भीतर अपने घरों से दूर फंसे लोगों के पास जरूरत का सामान खत्म होने लगा। खाना खत्म, पानी खत्म, दवा खत्म। जिंदगी मानो किसी पिंजरे से आजाद होने के लिए छटपटा रही थी। देश के लाखों मजदूर काम धंधे बंद होने से अलग अलग महानगरों से अपने गांव जाने के लिए बेसब्र बैठे थे और इसकी गवाही शायद मुंबई से बेहतर कोई नहीं दे सकता। हम लोग अब तो पैदल जा रहे हैं, चाहे भूखों मरे, चाहे प्यासों मरे, चाहे पुल की तय मरे। हम लोग अब यहाँ नहीं रुकेंगे साहब। यहाँ भूखों मर रहे, इससे सही तो हम अपने घर मर जाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है सर। 12 घंटा तो ट्रेन ही रोक दिया गया। ऊपर से सर पीने के लिए पानी नहीं मिला और खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मतलब मजदूर लोग कहाँ से जाएंगे? घर जाना चाहते हैं सर, हमारे को कोई भेज नहीं रहा है। यहाँ पैसे मिल नहीं रहे हैं, रुक के क्या करेंगे? खाने पीने के लिए कुछ है नहीं है। वो अपने पैसे से खाया, वो पैसा खत्म हुआ, फिर पैदल निकल गए हम लोग। कल एक टाइम 2 टाइम ऐसा करके, कल तो भूखे ही सर। और ये सफर जो है कितने दिन हो गए आप लोग जो पैदल यात्रा कर रहे हैं? 5 दिन हो गया सर। नहीं खाया आप? 3 दिन से सर। जो कुछ लोग बाग दे देते हैं कि 2 बिस्कुट, तो उसमें गुजारा करते थे। अपने बच्चा भी लगा रहा है, गर्म पानी भी पी रहे हैं, पाँव में चप्पल भी नहीं है किसी के में। ऐसे जा रहे हैं सर। रास्ते में तो बहुत चलना पड़ा हम लोग को। कहीं पर गाड़ी मिला, कहीं पर नहीं मिला। जहाँ पर मिला तहाँ पर तो आराम मिला, लेकिन जहाँ पर नहीं मिला वहाँ पर हम लोग 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चल के। खाने के लिए, पीने के लिए पानी की तकलीफ है। हम लोग पैदल चल के हालत बिगड़ गई है। स्टेशन पे जाओ, डंडक मार खाओ। 8-9 दिन हो गया मुंबई से आ रहे हैं हम। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। पहला लॉकडाउन खत्म होने और दूसरा लागू होने के बीच हजारों कामगारों के धैर्य का बांध टूट चुका था। लोग पैदल और साइकिल से अपने अपने गांव के लिए निकल गए। कठिन रास्ते और मुश्किलों से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर तक का सफर करने के लिए लोग तैयार थे। राज्य सरकारों ने बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उनके खातों में सीधे रकम डालना शुरू कर दिया। साथ ही मुफ्त का राशन भी दिया जाने लगा। प्रदेश सरकार ने मजदूरों की घर वापसी के लिए बसें भी मुहैया कराईं, इलाज भी कराया। मजदूरों को उनके इलाके में ही काम मिले, ऐसी कोशिशें भी अलग अलग राज्यों में शुरू हो गईं। संकट की घड़ी में मानो पूरा देश मजदूरों और मजबूरों के साथ आ खड़ा हुआ। जिसके पास जो था वो उसने जरूरतमंदों के नाम कर दिया। खाना पीना, राशन, कपड़े, लोग सब कुछ दान करने लगे। ये वही समय था जब सिल्वर स्क्रीन का सितारा सोनू सूद लोगों के लिए किसी मसीहा की तरह सामने आया। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सोनू ने एक मिशन छेड़ दिया और न जाने कितने लोग सोनू के इस मिशन में साथ आ खड़े हुए। अब देश में लॉकडाउन का दौर खत्म हो रहा था और देश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा था। यानी 8 जून की तारीख नज़दीक थी। 8 जून यानी अनलॉक 1। देश में खत्म हुआ लॉकडाउन। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, होटल खोले जाने को लेकर नियम बने। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोले जाने पर सहमति बनी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध जारी रहा।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं पर कोई फैसला नहीं हो सका। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। लेकिन इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार तेजी पकड़ चुकी थी। जून के आखिर तक तकरीबन 4.5 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके थे और 14,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी, जबकि 78 लाख लोगों की जांच की जा चुकी थी। अब देश में अनलॉक 1 खत्म हो रहा था और लोगों को इंतजार था अनलॉक 2 का। हर कोई ये सोच रहा था कि इस बार नया क्या कुछ होगा। शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम बंद, डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी, दुकानों में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क अनिवार्य, वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जारी। जुलाई के महीने में देश में कोरोना विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। एक दिन में 40,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने लगे और जुलाई खत्म होते होते देश में कुल मरीजों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई। देश में अब तक कोरोना से 33,425 मरीजों की मौत हो चुकी थी। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना विस्फोट को झेल रही थी। रोजाना आने वाले मरीजों की तादाद अब हजारों में थी। राजधानी के अस्पताल फुल हो रहे थे, व्यवस्थाएं चरमरा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली एक बार फिर उजड़ रही थी। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तर फुल हो गए। नए मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं बची। निजी अस्पतालों ने इलाज के नाम पर खुली लूट मचा दी। केंद्र और दिल्ली सरकार को युद्ध स्तर पर सामने आना पड़ा। अस्पतालों को चेतावनी जारी की गई। दिल्ली सरकार ने आनन फानन में वेब पोर्टल बनाकर दिल्ली के सारे अस्पतालों को उपलब्ध बेड की जानकारी शेयर करने को कहा और ऐसा न करने वाले कई अस्पतालों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन इधर दिल्ली अकेला राज्य नहीं था जो कोरोना विस्फोट से परेशान था। अब इसकी कतार में कई राज्य आ चुके थे। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश में भी हालात बेकाबू होते दिख रहे थे। राज्यों में अस्पताल फुल हो गए। लोगों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन करने की नौबत आ गई। इसके बाद देश ने अनलॉक के कई और फेज भी देखे। सब में कुछ न कुछ रियायतें बढ़ाई गईं। केंद्र की मोदी सरकार ने जब अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी की तब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका था। इस वक्त देश में हालत ये थी कि हर रोज़ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर रहा था। और इस बीच केंद्र सरकार ने जारी किया अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को। मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई। कंटेनमेंट जोन के आसपास छूट बढ़ाई गई। 60% यात्रियों के साथ उड़ानें भरने की इजाजत दी गई। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों की सीमा तय की गई। कोरोना के चलते सरकार किसी भी शिक्षण संस्थान को खोलने की इजाजत नहीं दे रही थी। शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी। लेकिन ये वही वक्त था जब देश ने और देश के बच्चों ने तकनीक का इस्तेमाल किया। देश में इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट का इस्तेमाल शिक्षा के लिए शायद कभी हुआ था जितना कोरोना के दौरान देश में देखने को मिला। बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए, लेकिन इस बार गेम खेलने के लिए नहीं बल्कि कोरोना को चुनौती देते हुए अपनी पढ़ाई करने के लिए। ऐसा लगा मानो देश में ऑनलाइन स्टडी को लेकर कोई क्रांति आ गई थी। लेकिन 2020 में बच्चों के स्कूल जाने का सपना अधूरा ही रह गया। अब देश तेजी से बड़े त्योहारों की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। लोग डरे हुए थे और रियायत भी चाहते थे। ऐसे में सरकार ने अनलॉक 5 का ऐलान कर दिया। दशहरा, दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के लिए दिशा निर्देश जारी। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों में काफी हद तक रियायतें दी गईं। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्ती बरतने के निर्देश जारी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान बरकरार। त्योहारों का सीजन बीता तो देश के कई राज्यों में चुनाव आ खड़े हुए।
इनमें बिहार का आम चुनाव और मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव एक चुनौती था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कोरोना गाइडलाइन के साथ कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न कर दिखाया। हालांकि इस दौरान राजनीतिक दलों ने कोरोना गाइडलाइन की जो धज्जियां उड़ाई वो किसी से छुपी नहीं है। अब दिसंबर धीरे धीरे बीत रहा था। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1 करोड़ को छू रही थी और इसी बीच दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो चुकी थीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी और वो कोरोना वायरस की वैक्सीन को इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन गया। इसके फौरन बाद रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल गई, लेकिन भारत में अब भी इस वैक्सीन का इंतजार है। और अब 2020 हमसे विदा ले रहा है। कहते हैं जाने वाले की बुराई नहीं करना चाहिए। ये सच है कि 2020 को इस दुनिया में कोरोना जैसी महामारी के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि 2020 ने हमें इंसानियत का जो पाठ पढ़ाया वो बेमिसाल है। 2020 ने हमें सिखाया कि ज़ख्म गहरे हैं तो मरहम भी है, भूख बड़ी है तो रोटी बांटकर भी खाई जा सकती है, किसी के पाँव में छाले हैं तो क्या हुआ, उसे मजबूत कंधों का सहारा दिया भी जा सकता है। 2020 ने हमें सिखाया कि जात पात, मज़हब, धर्म इन सब से ऊपर उठकर अगर कुछ है तो वो भाईचारा है, आपसी मेल जोल है। इसी सीख के लिए शुक्रिया 2020। अलविदा 2020।